सो वेलकम टू लर्निंग सेशंस और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेकंड पार्ट फॉर द कंपनीज अकाउंट एंड द पार्टनरशिप फर्म। सो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं दोनों ही बीआरबीएल के मॉड्यूल डी से। सो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को कवर किया था, सो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को जरूर गो थ्रू करें। उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है लर्निंग सेशंस को, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए इस लिंक से, जहां पर आपको मिलने वाला है वीडियो क्वेश्चन रिलेटेड कंप्लीट वीडियोस और साथ के साथ उनके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे इस एप्लीकेशन में एब्सोल्युटली फ्री, जिनको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो किसी भी टाइम पर। सो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली द क्वेश्चन नंबर 13। इट सेज अ कंपनी इज हैविंग an authorized share capital of USD 10 lakh. It offers 8 lakh of shares to the public, of which 7,50,000 are subscribed. तो 8 लाख के शेयर्स इसने ऑफर किए थे, $8 लाख के, और बीच में से $7.5 लाख के सब्सक्राइब हो चुके हैं, यानी कि लोगों ने एप्लीकेशन भर दी थी। एंड उसके लिए जो पर्टिकुलर पैसा है वो भी कंपनी के पास आ चुका है कि नहीं आ चुका, उसके बारे में देखते हैं। द कंपनी देन आस्क्स द शेयर होल्डर्स टू पे 80% ऑफ द फेस वैल्यू, कि 80% ऑफ द फेस वैल्यू है जो वो पे कर दे, राइट। एंड इट सक्सेसफुली रिसीव्स 95% ऑफ द रिक्वेस्टेड अमाउंट। व्हाट फिगर रिप्रेजेंट्स द कंपनीज पेड अप कैपिटल। तो यहां पर आपको एक आइडिया देना चाहता हूं रिलेटेड टू द ऑथराइज्ड कैपिटल, रिलेटेड टू द पेड अप कैपिटल, रिलेटेड टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल। तो सबसे पहले चीज होती है रिलेटेड टू मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी उठा सकती है, वो होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड रहती है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी की जो मैक्सिमम कैपिटल है, जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, वो इस केस में हम मान लेते हैं कि वो 10 लाख यूएसडी है। तो कंपनी मैक्सिमम 10 लाख यूएसडी उठा सकती है मार्केट से, किसी भी टाइम पर उससे ज्यादा का पैसा नहीं उठा सकती है। और कंपनी ने कहा कि हम शेयर इशू करेंगे इस बार 8 लाख यूएसडी के। तो ये यहां पर जो कैपिटल बनेगी, दिस इज नॉट द पेड अप कैपिटल, ये बनने वाली है इशूड कैपिटल। इसको हम इशूड कैपिटल कहते हैं। अब कंपनी ने इसका प्रोस्पेक्टस निकाला, लोगों ने सब्सक्राइब करा यानी कि सब्सक्रिप्शन दिया। तो सब्सक्रिप्शन जो हो सकती है वो ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है, वो अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है। ओवर सब्सक्रिप्शन तब होगी जब लोगों ने एप्लीकेशन 8 लाख यूएसडी से ज्यादा दे दी, यानी कि जो एप्लीकेशन दी गई थी वो इशूड कैपिटल से ज्यादा हो, यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का अमाउंट अगर बढ़ जाता है इशूड कैपिटल से, तो उसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट। और वहीं दूसरी तरफ अंडर सब्सक्रिप्शन भी होती है, जहां पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो अमाउंट है वो कम रहता है इशूड कैपिटल से। अब इस केस में भी ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखिएगा कि टोटल जो कैपिटल इशू करी गई है वो इशू करेगी 8 लाख यूएसडी के शेयर ऑफर किए गए हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन आई है वो आई है 7.5 लाख के लिए। तो ये केस है हमारे पास अंडर सब्सक्रिप्शन का। कंपनी ने 7.5 लाख वाले में से भी सिर्फ और सिर्फ 80% बेसिकली आस्क शेयर होल्डर्स टू पे 80% ऑफ द फेस वैल्यू। यानी कि मान लीजिए हम मानते हैं कि जो फेस वैल्यू है वो 7.5 लाख यूएसडी की है, 7,50,000 यूएसडी की। यहां पर हम मान लेते हैं कि आपके पास कैपिटल टोटल आई है, सब्सक्रिप्शन हुआ है, उसमें से आप 80% को कहते हो कि हमें 80% को कहते हो कि हमें पैसे पे कर दो, लेकिन बीच में से सिर्फ और सिर्फ 95% ही पे करते हैं। सो दिस इज हाउ द कैलकुलेशन विल गो, एंड यू कैन इजीली बी कैलकुलेटिंग, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड यूल बी एबल टू नो कि व्हाट अमाउंट द कंपनी विल बी हैविंग राइट नाउ, राइट। तो इस तरह से कैलकुलेशन होगी। तो इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। सो 7,50,000 इंटू 80%, दैट इज 6 लाख, एंड इसका 95% जो एक्चुअल में पैसा है, सो इट इज 5,70,000 यूएसडी विच हैव बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी सो फार, राइट। सो आंसर जो यहां पर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज रिलेटेड टू द पार्टनरशिप फर्म्स। ओके, सो द क्वेश्चन सेज अ पार्टनर इन अ कंसल्टिंग फर्म without the knowledge of his co-partners opens a separate competing consulting business under a different name, right. He uses his expertise and contacts developed at the original firm to secure clients for his new venture. तो बेसिकली जो उसका एक्सपीरियंस था, एक्सपर्टीज था पुरानी कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म में, उसका इस्तेमाल करता है सो डेट बेसिकली कि वो क्लाइंट्स को सिक्योर कर पाए, एंड मोर ओवर जनरेटिंग अ सब्सटेंशियल प्रॉफिट, उससे वो प्रॉफिट भी जनरेट कर पा रहा है उसी बिहाफ पर। तो हमें यहां पर बताना है कि ये जो सब्सटेंशियल प्रॉफिट आए अकॉर्डिंग टू द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, राइट,
व्हाट इज द ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग दीज प्रॉफिट्स, तो उस प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग उसकी ऑब्लिगेशन क्या बनती है, डेट वी नीड टू आंसर. Option A, it says he's entitled to keep all the profits as it is a separate business and not a transaction of the firm. He must account for and pay to the original firm all the profits he made from the competing business, क्योंकि competing business है तो उसको सारे profits अपनी firm को देने चाहिए. He must share the profits with the original firm in the same ratio as their existing profit sharing agreement. He is only liable to compensate the original firm for any specific demonstrable losses it incurred due to the actions. Right? So क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पर? If we look at the option A, तो ये जो कह रहा है कि इंटाइटल है कि सारे प्रॉफिट रख सकता है, ये तो टोटली गलत है, क्योंकि देखो उसने बेनिफिट जो उठाया है वो फर्म के एक्सपर्टीज एंड कॉन्टेक्ट से उठाया है, राइट, एंड वो कंपीटिंग फर्म है, तो कानून इस चीज को प्रिवेंट करता है कि पार्टनर जो है वो पर्सनली बेनिफिटिंग नहीं कर सकता फ्रॉम द एक्टिविटीज जो कि कंफ्लिक्ट करती हैं एक्चुअल फर्म के साथ, वहां से वो बेनिफिट्स नहीं ले सकता है. दैट्स एक्चुअली नॉट अलाउड. वो चीज अलाउड ही नहीं है. दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल. वो अलाउड ही नहीं है. ठीक है, तो ऑप्शन ए तो हो गया यहां पर गलत. ऑप्शन बी, अगर हम बात करें कि he must account for and pay the original firm all the profits, that's absolutely true. बिकॉज अगर कोई पार्टनर कैरी करता है कैसे बिजनेस को जो कि compete कर रहा है उसकी फर्म के साथ, जहां पर तो वो बाउंड रहेगा कि उसने फर्म को अपने सभी प्रॉफिट्स को पे करना है जो उसने बनाए हैं उस बिजनेस से जो कंपीटिंग बिजनेस उसने बनाए हैं. ठीक है, तो एक एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन रहेगी कि वो सारे के सारे जो प्रॉफिट उसने जनरेट किए हैं कंपीटिंग वेंचर से उनको सरेंडर कर दे. सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर. A company is being formed and the subscribers or to the memorandum of association are finalizing the required clauses. For the registered office clause, they meticulously determine the exact building and street address where the company will operate. According to the procedural requirements for the memorandum, जो procedural requirements हैं memorandum की, उनके according what specific information must be included in this clause. तो इस clause में क्या क्या specifications जो हैं वो इंक्लूड होने चाहिए उनके बारे में भी नीड टू आंसर. द फुल पोस्टल एड्रेस, only the name of the city and town. The clause must contain only the name of the state which the register office is situated. The name of the state and district must be mentioned. So कौन सी डिटेल मेंशन होनी जरूरी है? कौन सी डिटेल मेंशन होनी जरूरी है? डेट वी नीड टू टेल, राइट. सो लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या कहती हैं कि एज पर द कंपनीज एक्ट जो 2013 है इंडिया में, जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस रहती हैं वो अलग हैं, लेकिन जो इंडिया में प्रोविजंस है उनके हिसाब से जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज रहता है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट का नेम एंड जो आपके पास या यूनियन टेरिटरी का नेम है वो बताना मेंशन होना चाहिए वहां पर जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस रिलेटेड होने वाला है. एग्जैक्ट बिल्डिंग नंबर या फिर स्ट्रीट टाउन डिस्ट्रिक्ट एड्रेस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. जो पूरा का पूरा पोस्टल एड्रेस है रजिस्टर्ड ऑफिस का वो बाद में नोटिफाई किया जाता है टू द आरओसी, एंड उसके लिए एक स्पेशल डॉक्यूमेंट सेपरेट डॉक्यूमेंट होता है INC 22, राइट. इंडिया में वो चलता है, वो आपको भेजना पड़ता है प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में जो यूजुअली 30 दिन का होता है ऑफ द इनकॉर्पोरेशन या फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, राइट. सो अकॉर्डिंगली इफ वी लुक एट, तो जो ऑप्शन सी है दैट्स एब्सोल्युटली द राइट आंसर. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. नाउ द 16th क्वेश्चन इज अबाउट द partnership firms. It's about the partnership firms. A partnership agreement stipulates that any disputes arising among the partners regarding the business must be decided by a majority vote. ठीक है, तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ये चीज बताई गई है कि जो भी डिस्प्यूट रहेगा वो एक मेजोरिटी वोट से डिसाइड होगा. A major disagreement occurs regarding fundamental change in the nature of the business. ठीक है, fundamental change of nature of the business related एक chaos हो गया, right, आपस में. Two of the three partners voted to proceed with the change. What is the right of dissenting partner in this situation? जो पार्टनर ने डिसेंट किया उसका क्या अधिकार रह जाएगा इस सिनेरियो में, डेट वी नीड टू आंसर. So option A says the dissenting partner is bound by the majority decision as per the partnership agreement. The dissenting partner can insist that fundamental changes require unanimous consent overriding the majority vote clause in the agreement. The dissenting partner's only option is to retire from the firm by giving notice to the other partners. The dissenting partner can express their opinion, but the majority decision on ordinary matters will prevail.
तो कौन-सा यहाँ पे प्रोविज़न मैटर करेगा उसके बारे में हमने बताना है। अगर तो देखो ऑर्डिनरी मैटर्स हों जो कि बिज़नेस के साथ कनेक्टेड है तो वहाँ पर ये मेजॉरिटी क्लॉज़ काम करेगी। फंडामेंटल मैटर्स जैसे होते हैं लेट्स से यू नीड टू चेंज द नेचर ऑफ द बिज़नेस या एक नया पार्टनर बिज़नेस में लेके आना है या पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफ़र करना है या फिर अपने पार्टनरशिप डीड को अल्टर करना है। उन सब के लिए एनोनिमस कंसेंट चाहिए, यानी कि सभी पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए रहता है। अब यहाँ पर जो डिस्प्यूट है, वो फंडामेंटल चेंज से रिलेटेड है कि आप नेचर ऑफ बिज़नेस को फंडामेंटली चेंज करना चाहते हो। इवन दो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, वो कहता है कि डिस्प्यूट जो भी होंगी, वो मेजॉरिटी के साथ डिसाइड की जाएँगी, लेकिन ऐसी क्लॉज़ जो होती है, वो ओवरराइड नहीं कर सकती रिक्वायरमेंट को कि एनोनिमस कंसेंट चाहिए फंडामेंटल मैटर्स के केस में। सो अगर दो पार्टनर्स बोल भी रहे हैं तो वो इनइफेक्टिव है, सो दैट्स नॉट द केस, राइट? So option B is going to be the correct answer. The dissenting partner can insist that fundamental changes require anonymous consent, overriding the majority vote scenario. Now let's move toward the next question, and it's related to the batch 2 here. We are having total in 3 batches for this series. Question is related to the company's account. A public company limited by shares wants to raise capital without diluting the voting power of its existing equity shareholders who are keen on maintaining management control. The company's articles of association authorize it with specific type of share issuance would allow the company to achieve this objective. And what is a key condition for such an issue? और key condition क्या है ऐसे issue के लिए? That we need to tell. ठीक है, तो एक पब्लिक कंपनी जो कि लिमिटेड है शेयर्स के साथ, दैट बेसिकली वांट्स टू डू व्हाट, वो चाहती है कि वो शेयर्स इशू करना चाहती है, कैपिटल को रेज करना चाहती है, लेकिन साथ के साथ वो ये भी चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रोल बना रहे, डाइल्यूशन ना हो, राइट, कि मैनेजमेंट कंट्रोल उनका बना रहे। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज भी करता है विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ शेयर इशुएंस वुड अलाउ द कंपनी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। कंपनी का गोल क्या है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बाय शेयर्स, क्या चाहती है, फ्रेश कैपिटल को रेज करना चाहती है, एग्जिस्टिंग इक्विटी को मेंटेन करके रखना चाहती है। तो करेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? करेक्ट इंस्ट्रूमेंट होगा कि इक्विटी शेयर्स को इश्यू करना है, वोटिंग राइट्स जिसमें ना हो, तो कंपनी बेसिकली अगर प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करती है तो उसमें इन जनरल कोई वोटिंग राइट नहीं होते हैं, एक्सेप्ट लिमिटेड सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पर जैसे एरियर पे करना अपने डिविडेंड का, या वाइंडिंग अप करना है, या जो कि मैटर डायरेक्टली रिलेटेड है विद द राइट्स, ठीक है, वहां पर वोटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज वोटिंग नहीं होती है, अलाउड होती है, ठीक है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं तो कंपनी बेसिकली अलाउड रहती है कि वो कैपिटल को रेज कर सकती है, एंड वोटिंग पावर इंपैक्ट नहीं होगी उससे, वोटिंग पावर इंपैक्ट नहीं होगी, ठीक है, ये चीज होती है। अब कंडीशन क्या है इस केस में? प्रेफरेंस शेयर जो है वो तभी इशू किए जा सकते हैं अगर ये चीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ऑथराइज्ड हो, एंड फर्दर ये अप्रूवल चाहिए रहता है, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल चाहिए रहता है, एंड साथ के साथ ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये रिडीमेबल होते हैं, दोज मस्ट बी रिडीमेबल विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 इयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के केस में जो रिडेम्पशन है वो 30 साल तक हो सकता है, लेकिन इन अदर केसेस इट इज टू बी रिडीम्ड विद इन मैक्सिमम ऑफ 20 इयर्स, ठीक है जी। तो भी ऑप्शंस देखते हैं। द कंपनी कैन इशू द बोनस शेयर्स, की कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। अगर बोनस शेयर इशू करेगी तो नई कोई भी कैपिटल फ्लो नहीं करेगी, नो न्यू कैपिटल फ्लो। अगर बोनस शेयर इशू इशू किए जाते हैं तो कोई भी नई कैपिटल नहीं आएगी, तो ये तो सही नहीं हुआ। द कंपनी कैन इशू नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स बट दिस इशू कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ द कंपनीज पेड अप कैपिटल। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू, बिकॉज यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स को इश्यू करने का, राइट। अब इसके लिए की कंडीशन क्या है कि आपकी पेड अप कैपिटल का जो आपने इश्यू कर रखे हैं वोटिंग शेयर से, उसके 25% से ज्यादा आप इश्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है दैट्स आल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट ओवर हियर, वो भी बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो ये जो नॉन वोटिंग शेयर्स हैं ये स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इसी पर्पस के लिए होते हैं, सो डेफिनेटली दीज आर गोइंग टू हेल्प लॉट एंड दिस विल बी द आंसर। अब ऑप्शन सी की तरफ देखें तो कंपनी कैन इशू द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच मस्ट बी रिडीम्ड विद इन 10 इयर्स। तो कंपनी डेफिनेटली इशू कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम रिडीमेबल होते हैं विद इन 20 इयर्स, तो ये ऑप्शन हो जाती है गलत। रिडीमेबल शेयर्स भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है इनके केस में भी, कि देखो कंपनी को जो डिफरेंटली कैपिटल रेज होती है उसमें जनरल वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, राइट, तो दिस आल्सो हेल्प्स अ लॉट, इससे भी काफी हेल्प मिल जाती है, राइट। चलो, अभी ऑप्शन डी देखिए, द कंपनी कैन इशू पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। देखो अगर कंपनी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी वो बेसिकली
प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड होता है, यानी कि फिक्स डिविडेंड के बाद प्रॉफिट शेयर होएगा वो उससे रिलेटेड होता है, दैट्स एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू द वोटिंग थिंग, राइट? उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो जो गोल हमारा है रिलेटेड टू अचीविंग द थिंग कि आप डाइल्यूशन नहीं कर सकते कंट्रोल, वो प्रिवेंट नहीं होगी, ठीक है? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now let's move toward the question number 18. It's related to partnership firm. In a partnership at will का basis है, and a partner signs a written notice of his intention to dissolve the firm to all the other partners via the registered post. However, one of the partners is traveling and only reads the notice 2 weeks after it was delivered to the firm's office. When does this dissolution of the firm legally take effect? तो ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कब से इफेक्टिव होगी उसके बारे में वी नीड टू टेल। ऑप्शन है डिसोल्यूशन टेक्स इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस इज read and acknowledged by all the partners. Option B says dissolution takes effect on the date mentioned in the notice, or if no date is mentioned from the date of communication of the notice, right? And dissolution only takes after 30 days mandatory waiting period, कि 30 दिन का mandatory waiting period है, and following the receipt of the notice by the firm, and the firm is not dissolved until the traveling partner provides written consent to the dissolution. सो ऑप्शन ए की तरफ देखें कि एक्नॉलेजमेंट चाहिए रहती है, तो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए या एक्चुअल रीडिंग चाहिए हर एक पार्टनर की तरह। कम्युनिकेशन जो है नोटिस की वो लीगल ट्रिगर होता है, राइट? अगर वो कंप्लीट हो जाता है कि जब वो पार्टनर्स तक पहुंच गए, उनके प्लेस ऑफ बिजनेस तक पहुंच गई है ऑर्डिनरी कोर्स में, तो तब से आप मानते हो कि डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी देखिएगा, डिसोल्यूशन टेक्स इफेक्ट ऑन द डेट डिटरमाइन डेट मेंशन इन द नोटिस। अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो उसके केस में फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस, एब्सोल्युटली ट्रू। अगर हम पार्टनरशिप एट विल की बात करते हैं, डिसोल्यूशन जो है इनिशिएट हो जाएगा किसी भी पार्टनर की द्वारा, जस्ट एक नोटिस देते हो इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स, ठीक है? जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 वो क्लैरिफाई करता है कि फर्म को डिसॉल्व मान लिया जाएगा जो तारीख मेंशन की गई है नोटिस में, जो कम्युनिकेशन दी गई है उसके हिसाब से। एंड फर्दर आप अगर कम्युनिकेशन करते हो फर्म के एड्रेस के ऊपर वो सफिशिएंट है, इंडिविजुअल रीडिंग जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है? एंड अगर कोई भी डेट मेंशन नहीं है उसके केस में, जो फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस इट विल बी सेड टू बी डिसॉल्व्ड, राइट? सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ इट्स अबाउट द क्वेश्चन नंबर 19. It says a person's name is incorrectly placed on the register of members of a company without any formal agreement or allotment of shares to them. तो एक पर्सन है जिसका नाम जो है इनकरेक्टली मेंशन हो गया है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के ऊपर, कोई अग्रीमेंट हुआ फॉर्मल या नहीं, उन्हें कोई शेयर्स को अलॉट हुए हैं। द पर्सन बिकम्स अवेयर ऑफ द एरर बट अटेंड्स अ जनरल मीटिंग एंड वोट्स ऑन द रेजोल्यूशन। अब वो मीटिंग भी अटेंड कर लेते हैं एंड वोट्स भी कर देते हैं रेजोल्यूशन के ऊपर। सब्सिक्वेंटली द कंपनी फेसेस फाइनेंशियल ट्रबल, कैन दिस पर्सन बी हेल्ड लायबल एज अ मेंबर? तो क्या इसको लायबल माना जाएगा मेंबर की तरह? नो, बिकॉज देयर वाज नो रिटन अग्रीमेंट टू बिकम अ मेंबर which is mandatory for the requirement. No, the company is at the fault of the error and the person is protected by the from the liability. Yes, the person is liable under the principles of membership by the acquaintances because their action constituted holding themselves out as a member, right? तो ये बेसिक डेफिनेशन है, ये बेसिक डेफिनेशन है होल्डिंग और मेंबर की। अगर आप प्रेजेंट करते हो अपने आप को एज अ मेंबर तो आपको मेंबर माना जाएगा, राइट? सो ऑप्शन डी क्या कह रहा है? यस, बट देयर इज देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स दे वर अर्नेस्टली अलॉटेड एंड इफ दे नेवर पेड फॉर देम। सो कौन सा ऑप्शन आंसर रहने वाला है? इफ यू लुक एट द ऑप्शन ए, देखो अग्री करना राइटिंग में एक्सटेंडेड मोड है कि आपने मेंबर बनना है, ठीक है? लेकिन जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्विसेंस है वो क्या चीज कहती है? वो एक ऑल्टरनेटिव पाथ बताती है कि आप मेंबरशिप बन सकते हो कंडक्ट के हिसाब से, इवन दो अगर कोई आपका फॉर्मल अग्रीमेंट ना भी हो तो भी। तो ऑप्शन ए तो हो गया गलत। ऑप्शन बी कह रहा है कि नो, द कंपनी इज एट द फॉल्ट फॉर द एरर, कंपनी की गलती है, पर्सन तो प्रोटेक्टेड रहेगा फ्रॉम किसी भी लाइबिलिटी से एंड उसकी कोई भी गलती नहीं है। तो इस केस में अगर हम देखें, इफ वी लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट ओवर हियर दैट इज रिलेटेड टू ऑप्शन बी, दैट्स आल्सो नॉट करेक्ट। देखो इनिशियल एरर कंपनी का था, लेकिन पर्सन का जो सब्सिक्वेंट एक्शन था ना कि उसने एक वोटिंग मीटिंग अटेंड कर ली, वोट भी कर दिया, वो एक लीगल एस्टोपल क्रिएट हो गया कि बेसिकली वो डिनाई नहीं कर सकता अपनी मेंबरशिप स्टेटस से बाद में, ठीक है? तो ऑप्शन बी हो गया, वो भी हो गया गलत। ऑप्शन सी कह रहा है यस, द पर्सन इज लायबल अंडर द प्रिंसिपल ऑफ मेंबर ऑफ एक्विनेंस, राइट?
and because their action constituted holding themselves out as a member, absolutely correct. जो मेंबरशिप बाय एक्विescences है वो यही कहती है कि ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कोई पर्सन जो बेसिकली अपने आप को शोकेस करता है कि भाई वो तो मेंबर है, एंड फर्दर वो अलाउ कर देता अपना नाम रजिस्टर में जाने को, उसके बाद एक्ट भी वैसे ही करता है कि भाई मैं तो मेंबर की तरह एक्ट करूंगा, राइट। तो चाहे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि इस पर्सन ने मीटिंग को अटेंड भी किया और वोटिंग भी कर दी है, तो पर्सन एक्टिवली हेल्ड देमसेल्व्स आउट एज अ मेंबर, राइट। उसने एक्टिवली हेल्ड आउट कर लिया अपने को मेंबर है। सो देयर बाय उसने अपने को एक्विescence कर लिया कि आपने एक्सेप्ट कर लिया एसोसिएटेड लायबिलिटीज को, तो उसकी लायबिलिटी डेफिनेटली रहेगी। तो ऑप्शन सी जो है दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ आफ्टर दैट इट्स द क्वेश्चन नंबर 20th, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। अ पार्टनर मेक्स अ सिग्निफिकेंट पेमेंट फ्रॉम देयर पर्सनल फंड्स। पार्टनर एक सिग्निफिकेंट पेमेंट कर देता है अपने पर्सनल फंड से टू अ क्रेडिटर टू प्रिवेंट द सीजर ऑफ द फर्म्स एसेंशियल मशीनरी। ठीक है, क्रेडिटर को पेमेंट कर देता है टू प्रिवेंट द सीजर ऑफ द फर्म्स एसेंशियल मशीनरी, ताकि फर्म की एसेंशियल मशीनरी की सीजर ना हो। एन एक्ट विच वाज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द पार्टनर रेम्यूनरेशन, वो साइलेंट है रेम्यूनरेशन के ऊपर, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर भी साइलेंट है। व्हाट इज अ पार्टनर इंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पेमेंट। तो पार्टनर जो है क्या क्लेम कर सकता है इस रिगार्ड में, उसके बारे में वी नीड टू आंसर। ऑप्शन ए देखिएगा, कहता है कि पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू बी इंडेमनिफाइड फॉर द पेमेंट मेड एंड कैन आल्सो क्लेम अ स्पेशल रेम्यूनरेशन फॉर देयर प्रोएक्टिव एफर्ट। तो अपने प्रोएक्टिव एफर्ट के लिए भी वो पैसे मांग सकता है। ऑप्शन बी कहता है द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म फॉर द पेमेंट एज इट वाज मेड ऑन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, राइट। सो यहां पर ऑप्शन बी के बारे में कहा गया है। ऑप्शन सी कहा कहता है कि पार्टनर can only claim the principal amount back as the interest is only payable on capital subscribed and not on the emergency payments। कैपिटल अगर सब्सक्राइब हो जाती है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है, इमरजेंसी पेमेंट के ऊपर नहीं। ऑप्शन डी कहता है द पार्टनर इज not entitled to indemnification because the payment was made without the consent of the other partners। तो क्या आंसर सही रहेगा? लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। If we look at the option A, कि partner is entitled to be indemnified for the payment made and they can also claim for a special remuneration, right? That's basically not correct. Partner entitled है indemnification के लिए, but they are not entitled to receive the remuneration, क्योंकि उन्होंने conduct of business में participate किया है, तो उसके लिए वो basically entitlement नहीं ले सकता है कि उसको remuneration मिलेगी, unless specific contract हुआ उस चीज से related, right? प्रोएक्टिव जो पार्ट है एफर्ट किया गया है वो पार्टनर की ड्यूटी है, तो रेम्यूनरेशन तो नहीं मिलेगी। ऑप्शन ए हो गया गलत। ऑप्शन बी कहता है द पार्टनर मस्ट बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म फॉर द पेमेंट एज इट वाज मेड इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। अब ये तो ड्यूटी है ना, पार्टनर की चीज करनी है, उसके लिए रेम्यूनरेशन तो ना मिलेगी। ऑप्शन सी कहता है पार्टनर कैन ओनली क्लेम द प्रिंसिपल अमाउंट, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ले सकता है, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसको क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है। अब बेसिकली क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्टिंग्विश किया गया और इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस को डिस्टिंग्विश किया गया, ठीक है। पार्टनर बेसिकली इंटाइटल्ड है कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% ऑन एनी एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बियॉन्ड द सब्सक्राइब कैपिटल, यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल के अलावा अगर कोई भी पैसा दिया गया फर्म को तो 6% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। एंड इस पेमेंट को क्या कंसिडर किया जाएगा? एडवांस की तरह क्रिएट किया जाएगा। तो बेसिकली पर्सन को इंटरेस्ट में मिलेगा इन एडिशन टू द प्रिंसिपल, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहां पर हो गया है गलत। ऑप्शन डी कहता है कि पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड फॉर इंडेमनिफिकेशन, तो इंडेमनिफिकेशन तो मिलनी थी, तो ऑप्शन जो डी है दैट इज आल्सो रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। अ प्राइवेट कंपनी विशेस टू ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो एक प्राइवेट कंपनी है जो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को करना चाहती है ऑल्टर, दैट वुड हैव the effect of converting it into public company. The shareholders pass a special resolution at a general meeting to approve the alteration. What additional crucial step must be taken for this alteration to be legally valid? तो क्या स्टेप करना पड़ेगा अलग से? ऑप्शन ए says the alteration must be filed with registrar of company, register of companies within 30 days, कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आपको ऑल्ट्रेशन भेजनी पड़ेगी। द ऑल्ट्रेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द कंपनी मस्ट कंसेंट obtain the consent from all its creditors before the alteration. The alteration is automatically valid upon passing the special resolution. So which one is going to be the correct answer? If we look at the option A की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को आपने भेजना है, देखो फाइलिंग द विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज वो एक नेसेसरी प्रोसीजरल स्टेप है, लेकिन वैलिडेट करने के लिए इस कंडीशन को, बिकॉज इट्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ कन्वर्जन, आप प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करें तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऑप्शन ए हो गया गलत।
ऑप्शन बी इट सेज कि ऑल्टरेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? अब देखो, अगर आप आर्टिकल्स को मैंडेटरी करना एडिट करते हो, ठीक है? कंपनी जो है अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को एडिट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, प्रोवाइडेड कि जो ऐसी ऑल्टरेशन है वो बेसिकली क्या करती नहीं, वो एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं करती है, तो वो चीज है। अगर ऐसा करती है तो उसके केस में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, राइट? वो चीज रिक्वायर्ड है। एंड फर्दर, अगर पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्जन है, पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्जन है, तो प्रिंसिपल जो है वो रेसिप्रोकल है। गवर्नमेंट गवर्न जो होगा किसके द्वारा? कंपनीज एक्ट के द्वारा, फिर वो कंपनीज के एक्ट के द्वारा होगा। अगर पब्लिक से प्राइवेट है तो फिर जो प्रिंसिपल्स है उनके हिसाब से होगा। कन्वर्टिंग अ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी इज बेसिकली वन बाय ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स। वहां पर स्पेसिफिक प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा एंड डेफिनेटली वहां से आपको गवर्नमेंट का भी कंसेंट चाहिए, राइट? सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज अ फर्म इज फेसिंग compulsory dissolution. A firm is facing compulsory dissolution. Which of the following scenarios would trigger such a dissolution, leaving no other option for the continuation of the business? तो फर्म फेस कर रही है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कौन सी ऐसा सिनेरियो होगा जो कंपल्सरी डिसोल्यूशन को ट्रिगर करेगी? वन ऑफ द फर्म्स 5 पार्टनर्स इज adjudicated as an insolvent. The firm's primary business activity becomes unlawful due to a new government regulation. The partnership was formed for a fixed term of 5 years and the term is now expired. A partner becomes unsound mind, making it difficult for continuation to the business. देखो, वन ऑफ द फर्म्स पार्टनर इज एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, अगर ऐसी चीज होती है तो फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व्ड, राइट? इफ ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन आर एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, यानी कि अगर 5 पार्टनर थे, 4 इंसॉल्वेंट हो गए, फिर होती है कंपल्सरी, राइट? अदरवाइज नहीं होती है। इंसॉल्वेंसी अगर एक पार्टनर की होती है 5 में से तो वो डिसोल्यूशन नहीं होगा, राइट? वो डिसोल्यूशन होएगी उसमें, लेकिन वो सर्टेन कंटिजेंसीज के बेस पर होती है या कोर्ट ऑर्डर के बेस पर होती है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन नहीं होता, ठीक है? तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। द फर्म्स प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी बिकम्स अनलॉफुल, अगर ऐसा होता है कंपल्सरी रेजोल्यूशन होता है तो फर्म की अगर बेसिकली जो कामकाज कर रही थी अगर वो अनलॉफुल हो गया है तो डेफिनेटली वो एक एब्सोल्यूट ट्रिगर बन जाएगा डिसोल्यूशन के लिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इट सेज द पार्टनरशिप वाज फॉर्म्ड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 5 years एंड वो एक्सपायर हो गया टाइम पीरियड। अब देखो, इन केस एक्सपायरी हो गई फिक्स टर्म की, वो रीजन है डिसोल्यूशन का, लेकिन वो बेसिकली डिसोल्यूशन हो रहा है ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, वो कोई कंपल्सरी डिसोल्यूशन नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन जो सी है दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट आंसर। पर्सन पार्टनर बिकम्स अनसाउंड माइंड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू। पार्टनर अगर आपका अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो डिसोल्यूशन के लिए जा सकता है, राइट? फर्म पार्टनर कोई है, डिसोल्यूशन के लिए जा सकता है कोर्ट ऑर्डर के द्वारा, लेकिन वो एक ऑटोमेटिक आपके पास कंपल्सरी डिसोल्यूशन का ट्रिगर नहीं है, राइट? सो आंसर इज बेसिकली ऑप्शन बी हियर। क्वेश्चन नंबर 23। अ कंपनी हैज इशूड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी ने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया। ड्यू टू लॉसेस द कंपनी डज नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड फॉर 2 consecutive years। अब लॉसेस की वजह से कंपनी ने 2 सालों के लिए लगातार कोई भी डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर नहीं करा। नो डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फार, right? In 2 consecutive years. In the third year, the company makes a substantial profit and the board of directors proposes to pay a dividend to the equity shareholders. What is the legal obligation of the company regarding the dividend in this situation? तो कंपनी की क्या लीगल ऑब्लिगेशन है इस पर्टिकुलर रिगार्ड में? देखो, सबसे पहले हम ना नेचर समझते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रायोरिटी मिलती है नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर से डिविडेंड को मिलने के लिए। अगर डिविडेंड उनको किसी साल में पे नहीं होता है, लेट्स से ड्यू टू द लॉसेस या किसी इनएडिक्वेसी की वजह से, तो उसके केस में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में जो अनपेड डिविडेंड होता है वो एक्यूमुलेट होता रहता है, एरियर बनता रहता है उसका, ठीक है? एंड ऐसे एरियर पे किए जाएंगे बिफोर द डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले ये एरियर को खत्म करना होगा। अब सिचुएशन क्या है कि पहले साल में कोई डिविडेंड नहीं मिला, दूसरे साल में कोई डिविडेंड नहीं मिला, तीसरे साल में प्रॉफिट हुआ एंड बोर्ड कहता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दे दो। अब लीगल एप्लीकेशन ये बनेगी कि बिफोर डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड ऑन इक्विटी, जो कंपनी है उसे पहले एरियर्स को पे करना पड़ेगा, जो कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड बना होगा ईयर 1 एंड ईयर 2 का,
और साथ के साथ जो करंट ईयर का प्रेफरेंस डिविडेंड है वो भी पे करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ये डिविडेंड तीनों सालों का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद ही, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद ही जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड पे किया जा सकता है, राइट? ये कंसर्न है। Option 8 says the company must first pay the current year's dividend to the preference shareholders and then can pay the. No, that's not correct. इस बार का भी और पिछली बार का भी पे करना पड़ेगा. The company can pay dividends to equity shareholders at the decision to declare dividend is at the discretion of the board. No, that's not correct. Option C says the company must first pay all the year's arrears to the dividend for the previous years plus the current year's dividend to the preference shareholders before any dividend is paid to the equity shareholders. Absolutely correct. बिल्कुल सही है। पहले आपको एरियर सारा का सारा पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे पेमेंट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, राइट? नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। A person is represented as a partner in firm by others, right? एक पर्सन को रिप्रेजेंट किया गया है एज अ पार्टनर इन अ फर्म बाय अदर्स एंड ही नोइंगली परमिट्स हिज रिप्रेजेंटेशन, एंड नोइंगली वो परमिट करता है कि हाँ वो पार्टनर है उनका। अ सप्लायर रिलाइंग ऑन दिस रिप्रेजेंटेशन गिव्स क्रेडिट टू द फर्म। अब सप्लायर इसके बेस के ऊपर क्रेडिट देता है, फर्म को क्रेडिट दे दिया, ठीक है? इस रिप्रेजेंटेशन के बेस पर क्रेडिट दे दिया हुआ फर्म ने पार्टनरशिप फर्म को। द फर्म लेटर डिफॉल्ट्स ऑन द पेमेंट, जो फर्म है बाद में डिफॉल्ट कर देती है, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन हु वाज हेल्ड आउट एज अ पार्टनर? तो उस पर्सन की लायबिलिटी क्या रहेगी? ही इज नॉट लायबल बिकॉज ही वाज नेवर अ पार्टनर, राइट? ऑप्शन बी सेज ही इज लायबल only if it can be proven that he received a direct financial benefit from the transaction. He is liable as a partner to the supplier who gave credit on faith of the representation. He is liable to the partners to contribute to the firm's losses but not to the external supplier. So option जो रहेगी C, that is absolutely correct. Option A सही क्यों नहीं है? अब देखो सिंपल सा प्रोसेस होता है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट है, कौन सा प्रोसेस है? यहां पर एक रूल यूज होता है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। ये क्या चीज कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट क्या कहता है? जो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट है वो बेसिकली लाइबिलिटी क्रिएट करता है एस्टॉपल के बेस के ऊपर, कि रिगार्डलेस वो पर्सन जो था जिसने अपने आप को शोकेस किया वो एक्चुअल पार्टनर था या नहीं था, चाहे उसने एग्रीमेंट साइन किया या नहीं किया, लाइबिलिटी अराइज होगी क्योंकि उसने अपने आप को रिप्रेजेंटेशन करी है थर्ड पार्टी के सामने एज अ पार्टनर, एंड उसी के रिप्रेजेंटेशन के बेस के ऊपर क्रेडिट भी मिला है पार्टनरशिप फर्म को, तो अब वो मुक कर नहीं सकता। तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया इसके बेस पर, ऑप्शन बी भी गलत हो गया, राइट? डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट को शोकेस करना जरूरी नहीं है। ही इज लायबल एज अ पार्टनर टू द सप्लायर हु गेव द क्रेडिट टू द ऑन द फेथ ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ऑप्शन जो यहां पर है सी, दैट इज अ एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। Now let's move toward the next question, number 25. It says a company is incorporated in Singapore. तो एक कंपनी हुई है इनकॉर्पोरेट सिंगापुर में एंड उसका हेडक्वार्टर वहीं पर है। इट एस्टैब्लिशेस मार्केटिंग ऑफिस इन इंडिया टू मैनेज इट सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद इन द कंट्री। तो मार्केटिंग ऑफिस जो है वो इंडिया में बनाती है ताकि जो मार्केटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यहाँ पर कर पाए, सेल्स कर पाए कंट्री में। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन प्रोवाइडेड, हाउ वुड दिस कंपनी बी लीगली कैटेगराइज्ड इन इंडिया? तो इंडिया में किस तरह से कैटेगराइज होगी उसके बारे में हमने बताना है। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है सिंगापुर में, हेडक्वार्टर जो है वो भी बाहर ही है, एंड ये मार्केटिंग ऑफिस बना रही है इंडिया में फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कंपनी से 2013 के हिसाब से, इंडियन कंपनी या फिर डोमेस्टिक कंपनी उसे कहते हैं जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड होती है, एंड फॉरेन कंपनी वो होती है जिसका कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है वो इंडिया से बाहर हुआ है एंड उसका हेड ऑफिस भी बाहर ही है। यानी कि प्लेस ऑफ बिजनेस अगर है ऑलरेडी उसका बाहर है, एंड फर्दर अगर वो एक्टिविटी कर रही है इंडिया में किसी और मैनर में, तो उसको फॉरेन कंपनी हम कहते हैं, राइट? तो इस केस के हिसाब से क्योंकि ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, चाहे उसका बेसिकली सेटअप जो है इंडिया में है, तो डेफिनेटली इट फिट इनटू द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेन कंपनी, राइट? तो ऑप्शन देखते हैं। It would be categorized as a registered company because it operates business in India. ऑप्शन ए अगर कहें रजिस्टर्ड कंपनी, वो बेसिकली रजिस्टर्ड वो होती है जो इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड है। अब कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में नहीं हुई है, वो हुई है बाहर, तो ऑप्शन ए हो गया गलत। ऑप्शन बी, it would be categorized as a foreign company, absolutely correct, because it was incorporated outside India, जहां पर इसका प्लेस ऑफ बिजनेस भी है इंडिया में लेकिन इनकॉर्पोरेशन बाहर हुआ है। सो ऑप्शन जो है यहां पर बी, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26. It says a partnership agreement is silent on sharing of profits and losses.
ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर द थ्री पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 1:2:3. The firm made a significant profit. How would this profit be distributed among the partners? तो पार्टनर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये प्रॉफिट, उसके बारे में हमने बताना है. The profit should be distributed in the ratio of their capital 1:2:3. The profit should be distributed equally among the three partners. The partner who manages the daily operations is entitled to a large share of the profit. The profit cannot be distributed until the partners sign a supplementary deed specifying the profit sharing ratio. If we talk about the option A कि सेम रेशियो में जो कैपिटल है उसी के हिसाब से आप बेसिकली शेयरिंग करोगे, दिस इज रॉन्ग, राइट. कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आप करते हो तो वो बेसिकली सही है, लेकिन इट मस्ट बी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द अग्रीमेंट. एक्सप्लिसिटली ये मेंशन होनी चाहिए चीज, राइट. अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं है तो लीगल डिफॉल्ट जो है वो इक्वल शेयरिंग का रहता है. सो ऑप्शन ए हो गया गलत. ऑप्शन बी सेज द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. क्योंकि अगर आपका अग्रीमेंट साइलेंट है तो इक्वल शेयरिंग होती है. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. तो जब पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट होता है इस मैनर में तो क्लियर डिफॉल्ट रूल है उस केस में कि इक्वल शेयरिंग होगी. पार्टनर्स को इक्वल शेयर मिलता है प्रॉफिट अर्न में से. एंड फर्दर उनकी लायबिलिटी जो होती है वो होती है कि इक्वली ही वो लायबल भी होंगे फॉर द लॉसेस, राइट. सो डेट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं फॉर द एग्जाम ऑफ द CIB. The full course of the CIB is available on our application at a very nominal cost, and also free course is available that you can enroll in the name of CIB free course. तो आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप सिंपली मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए राइटिंग CIB free course to the number 8360944207, and I'll be sharing all the details. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.